Hello, dear students. Once again, welcome you on your own channel, Study Smart Wala. So today also we will be discussing about the continuation part of Fundamental Unit of Life, Class 9 Biology chapter. So under this, we have already covered about the type of solutions. In the previous class, I have discussed about the type of solution based upon the tonicity. ठीक है, तो हम लोगों ने किया था ये पिछली क्लास के अंदर. So based upon tonicity, I have divided the solution into three types. I guess everybody remember. Tonicity word क्या होता है बच्चों? Concentration of the solute. ठीक है, solute. तो हम लोगों ने इसको तीन में डिवाइड किया था. कौन कौन से थे तीनों? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. ठीक है, तो देखिए मैंने बोला कि टोनिसिटी का मतलब क्या है? आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोनिक, टॉनिक एंड टॉनिक. ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हाइपर मीन्स मोर, हाइपो मीन्स लेस एंड आइसो मीन्स सेम. ठीक है, तो यहाँ इसी की बेसिस पे हमने तीन तरह के सॉल्यूशन बनाए थे कि टोनिसिटी, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कम है या बराबर है. किसके बराबर, किससे ज्यादा या किससे कम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. इफ बोथ द कंपोनेंट्स आर इक्वल इन कॉन्सेंट्रेशन देन द सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक टाइप. ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया था सोल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट, हाइपो मीन्स लेस, तो सोल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट, और यहाँ पे क्या था? सोल्यूट इज मोर देन सॉल्वेंट. ठीक है, और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है उनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि सॉल्यूशन में कौन सोल्यूट है कौन सॉल्वेंट है. मैंने आपको बताया था कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है सॉल्यूशन में वो क्या है? आपका सोल्यूट होता है, और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्लास पानी के अंदर एक स्पून शुगर मिक्स करते हो तो वो क्या हो जाएगा? एक स्पून शुगर वो क्वांटिटी में लेस है, तो दैट विल बी कॉल्ड सोल्यूट. एंड जो एक ग्लास पानी है यानी कि जो वाटर है उसके अंदर वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट. यानी कि जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? सोल्यूट, और जो मात्रा में ज्यादा होता है वो कौन होता है? सॉल्वेंट. ठीक है, तो बच्चों ये तो सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे. आज हमने पढ़ना था कि अगर हम सेल को, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, इसको अगर हम इन तीनों सॉल्यूशंस में रखते हैं तो ये कैसे बिहेवियर शो करेंगे. इससे पहले एक चीज देखिए, जब हमने सेल ऑर्गेनेल का टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको उसी टाइम पे बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर देखिए, सेल मेम्ब्रेन तो मैंने आपको कल ही क्लास में बता दिया था कि ये आपकी हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मैंने कहा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की, जो कि सेल के कंपोनेंट्स को उसकी सराउंडिंग से अलग करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, अब ये मैंने बताया था कि आपकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ये हर एक सेल में प्रेजेंट होगी, चाहे वो कोई भी सेल क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोई भी सेल क्यों ना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में प्रेजेंट होती है. बट इन केस ऑफ प्लांट्स देयर इज वन मोर लेयर, एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. ठीक है, तो जो प्लांट सेल्स होती है बच्चों, उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर और प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल. तो ये देखिए जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज सेल वॉल. ठीक है, ये डायग्राम बहुत रफ है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है कि प्लांट सेल के केस में वहां पे दो लेयर्स होंगी बाहर प्लांट सेल में. ठीक है, तो सबसे बाहर वाली कौन सी होगी? सेल वॉल, और उसके अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? आपकी सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब देखिए जो सेल वॉल होती है इसके थोड़े से एक दो फीचर पढ़ लेते हैं. वैसे तो हमें इसको डिटेल में पढ़ना भी है, बट अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं आपके साथ. तो जो सेल वॉल होती है बच्चों, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, नो डाउट. ठीक है, कभी भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी. ध्यान रखना, दो सेल्स को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है कि कोई आपको बोले कि ये दो सेल रखी हैं और इन दोनों में बताओ प्लांट सेल कौन सी और एनिमल सेल कौन सी है, तो आपने सिर्फ सेल वॉल को ही देखना है. अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो प्लांट सेल है, नो डाउट. एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं होती है. नंबर टू,
अब देखिए दूसरी चीज, जो सेल वॉल होती है बेटा वो रिजिड होती है। कैसी होती है? रिजिड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। जबकि कल मैंने आपको क्लास में यानी कि प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लिपिड्स और फैट्स की बनी होती है। लेकिन जो ये सेल वॉल है, ये रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड लेयर होती है बाहर की साइड पे, ठीक है। और बनी किसकी होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल्यूलोज, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, तो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखिए, कल मैंने आपको लास्ट क्लास में परमेबिलिटी का टॉपिक कराया था, और परमेबिलिटी मैंने क्या बताई थी? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन by virtue of which it allows the movement in or out of the solute पार्टिकल्स, या कोई भी आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, उनकी जो एंट्री और एग्जिट कराती है, उस चीज को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, वो कैसे नेचर की थी? सिलेक्टिवली परमिएबल थी। मैंने आपको कल बताया था सेमी परमिएबल के अंदर ही मैंने आपको बताया था जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि it allows something to enter and it does not allow something to enter। कुछ चीज को आने देती है, कुछ चीज को आने नहीं देती है, या कुछ चीज को बाहर जाने देती है और कुछ चीजों को बाहर जाने नहीं देती है। बड़ी सिलेक्टिव सी नेचर के, ठीक है भाई, तू अंदर आ जा, तू बाहर चला जा, बस इस तरह का। लेकिन जो सेल वॉल होती है बच्चों, ये फुल्ली परमिएबल होती है। इसको कोई मतलब नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कैसी होती है? फुली परमिएबल होती है। तो ये अभी फिलहाल के लिए 4 पॉइंट्स आप याद रखो कि सेल वॉल फुली परमिएबल होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज रिजिड इन नेचर एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड इट इज द आउटर मोस्ट, एक और लिख लो यहाँ पे, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है बच्चों। तो इतना सेल वेल के बारे में जान लिया। अब आते हैं हम अपने उसी टॉपिक पे, सॉल्यूशन वाले पे, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन आप वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट वी विल टेक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग अपनी, सेल बिहेवियर इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। अब यहाँ पे भी ध्यान रखना, हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल की अलग अलग से, ठीक है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं व्हेन kept in hypotonic solution। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में लिख दो कि हाइपोटोनिक से आपको क्या समझ में आता है। हाइपोटोनिक मतलब जहां पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट से कम है, हाइपो मीन्स लेस एंड टोनिसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे क्या है? सोल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट। इसका मतलब कि पानी ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन आपने सॉल्ट या शुगर जो भी मिलाई है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। तो वो कैसा सोल्यूशन हो गया? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। चलिए अभी हम एक काम करते हैं, मैंने दो आपको कंटेनर्स दिखा दिए बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कंटेनर ए एंड कंटेनर बी। इन दोनों ही कंटेनर में हमने क्या लिया है? इन दोनों ही कंटेनर में हमने ले लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो सॉरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। इसके अंदर भी हाइपोटोनिक है और इसके अंदर भी हाइपोटोनिक है, ध्यान रखो। अब जरा ध्यान दो, मैंने एक कंटेनर में मान लो मैंने एनिमल सेल को रख दिया और दूसरे में मैंने प्लांट सेल को रखा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनिमल सेल में सबसे कॉमन हम ले लेते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल को हमने रख दिया, ठीक है। तो ये लीजिए भाई, हमने यहाँ पे रखा है रेड ब्लड सेल को, ठीक है। रेड ब्लड सेल को रख दिया और वहां पे हमने रखा बच्चों प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल भी रख देते हैं। ये लीजिए भाई, हमने ये रख दिया प्लांट सेल, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन है बाहर आपकी, और उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा सेल उसका, ठीक है। और अंदर न्यूक्लियस, और ये सारे आपके साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल, जिनकी हम बाद में बात करेंगे डिटेल में।
ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब क्या होगा? देखो, हमें पता है सेल के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो। बट अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है या सेल के बाहर वाटर ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि सेल के अंदर भी वाटर होता है, बट व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द सॉल्यूशन, देन वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग कि वेदर द वाटर कंटेंट इज मोर आउटसाइड और इनसाइड द सेल। ठीक है, अब देखिए, हमने सॉल्यूशन कैसा लिया बच्चों? हमने सॉल्यूशन लिया हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब बाहर वाटर ज्यादा है, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि सोल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों ही केस में यही है, सोल्यूट इज लेस देन सॉल्वेंट, क्योंकि कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, मैं यहाँ ब्लैक कलर से बॉक्स में लिख रहा हूँ, ऑस्मोसिस क्या था? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मूविंग फ्रॉम हायर concentration to lower concentration and through a semi permeable membrane। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जब इस तरह का मूवमेंट होता है, जहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखिए भाई, क्या इन दोनों ही केस में ऑस्मोसिस नहीं होगा क्या? देखिए, मैंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन आपकी सिलेक्टिव परमिएबल होती है, तो भाई सेल मेम्ब्रेन तो दोनों ही केस में प्रेजेंट है। और देखो, वाटर अगर मूव करेगा तो दैट विल बी कॉल्ड ऑस्मोसिस, नो डाउट। तो दोनों ही केस में ऑस्मोसिस होगा, लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि वाटर आएगा कहाँ से? बाहर के से अंदर एंटर करेगा सेल में या सेल से बाहर जाएगा? अब देखो, यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपका सोल्यूट बाहर सॉल्यूशन में ज्यादा है, तो अब क्या होगा बच्चों? ये जितना भी वाटर कंटेंट है, देखिए, बाहर सॉल्यूशन का जो वाटर कंटेंट है, इट विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सेल, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाना है? लो कॉन्सेंट्रेशन पे। और हमें पता है कि सॉल्यूशन में वाटर कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल। सेल के अंदर वाटर कंटेंट कम है, बट जिस सॉल्यूशन में सेल रखी हुई है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हुई? सॉल्यूशन के अंदर। और कम कहाँ है? सेल के अंदर। सो द वाटर विल स्टार्ट रनिंग इनसाइड द सेल। ठीक है, तो पानी कहाँ आएगा? सेल के अंदर घुसना शुरू कर देगा। सेम केस यहाँ पे होने वाला है, तो वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। अब देखिए बच्चों, इस तरह का ऑस्मोसिस जहां पर वाटर की मूवमेंट हो रही है, आइदर इनसाइड और आउटसाइड द सेल, देन वी कैन डिवाइड ऑस्मोसिस इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से? Osmosis can be divided into two types: endosmosis, endosmosis and exosmosis। ठीक है बच्चों, exosmosis। अब जरा ध्यान दीजिए, एंडो का मतलब होता है बच्चों इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। तो अगर वाटर कंटेंट सेल के अंदर आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? एंडोस्मोसिस। बट इफ द वाटर ऑफ द सेल इज मूविंग आउट ऑफ द सेल, देन इट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं, तो हियर वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, एंड हियर वाटर मूव्स मूव्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो समझ में आ गई दोनों टर्म। ऑस्मोसिस तो आपको पता ही है, ऑस्मोसिस तो क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का फ्लो अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो भाई ऑस्मोसिस भी दो तरह का हो सकता है, एंडोस्मोसिस या फिर एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है? जब वाटर कंटेंट सेल के अंदर एंटर करता है। और एक्सोस्मोसिस में क्या होता है? जब सेल का खुद का पानी, खुद का वाटर कंटेंट उसको छोड़ के बाहर निकलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। ओके बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट बीच में कर रहा हूँ। ये लाइन तो आपको दिखाई दे रही होगी नीचे वाली, जो ये नीचे लिखा हुआ है, प्लीज सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप अपनी, आपको वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए अपने। आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट्स लिखिए, अगर कोई डाउटफुल चीज है तो उसका डाउट का कमेंट भी छोड़िए। ठीक है, और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब माई चैनल, so that we will be motivated and we will make such videos
फॉर यू पीपल। ओके, तो आप सबकी हेल्प करने के लिए हम सब तैयार बैठे हैं, बट आप हमें इतना सा फेवर कीजिए कि हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। जो लोग अभी नहीं देख रहे हैं और आपके दोस्त है सेम क्लास के हैं, तो प्लीज उनके साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए भाई वहां पर इस तरह की वीडियो अवेलेबल है, आप जाओ और देखो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर होगी बच्चों, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। अब इसमें देख के आप मेरे को बताओ कि कौन सा ऑस्मोसिस हो रहा है। वाटर इज मूविंग इनसाइड द सेल, सो कौन सा ऑस्मोसिस हो रहा है भाई? अब तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट चिल्लाओ, अरे बोलो सर एंडोस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? एंडोस्मोसिस। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पे एंडोस्मोसिस हो रहा है। अब सोचिए पानी अगर अंदर घुसेगा सेल के तो क्या होगा? सेल स्वेल करना शुरू कर देगी, ठीक है। सो दिस एंडोस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस का रिजल्ट क्या होगा बताइए? इट विल रिजल्ट इन द swelling of the cell। अब लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बिहेवियर में। हमें पता है कि जो एनिमल सेल है बच्चों, हमने सॉल्यूशन में कौन सी सेल रखी है? आरबीसी रखी हुई है, ये देखो ये रेड कलर की मैंने आरबीसी रखी थी, ठीक है। और वहां पे प्लांट सेल रखी है दूसरे केस में बी कंटेनर में। तो भाई आरबीसी के बाहर तो कोई सेल वॉल जैसी चीज ही नहीं है। और हमें पता है प्लांट के केस में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, रेड कलर से मान लो ये मैंने सेल मेम्ब्रेन शो की है, बट उसके बाहर क्या है बच्चों? उसके बाहर तो सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ये जो ब्लू कलर की मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड नेचर की होती है। तो अगर मान लो एंडोस्मोसिस हुआ तो सेल क्या हो गई? स्वेल हो गई। स्वेल होके मैंने बोला कि आरबीसी का साइज बड़ा हो गया। हो गया भाई, नेचुरल सी बात है। अगर वाटर कंटेंट इसके अंदर जाएगा तो भाई सेल तो स्वेल करेगी करेगी। और सेल अगर स्वेल करेगी तो क्या होगा कि सेल का साइज बढ़ेगा। और अगर मान लो बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट अंदर एंटर कर गया तो क्या होगा? सेल बर्स्ट हो जाएगी, सेल फट जाएगी, ठीक है। सारा सेलुलर कंटेंट जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स है दैट विल कम आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इट मे लीड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? स्वेलिंग ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल। और एक्सट्रीम केस में, इन एक्सट्रीम केसेस क्या हो जाएगा? इट विल लीड टू ब्रस्टिंग ऑफ सेल, ठीक है। समझ में आया इसको? उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रस्टिंग ऑफ सेल। अब प्लांट्स के केस में क्या होगा? आप खुद सोचिए। देखो प्लांट के केस में क्या होगा बच्चों, एक बार मैं इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा सा बना दूं ताकि आपको समझ में दोबारा आ जाए। तो मैंने कहा यहाँ पे ये लीजिए, ये बड़ा बनाते थोड़ा। ब्लू कलर की क्या है? सेल वॉल, इसको लिख देते हैं सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे रेड कलर से हम क्या बना रहे हैं? मान लीजिए मैंने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये रेड वाली है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म, इस येलो कलर का। तो हमने लिखा इसको क्या? साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलो इतना ही लिखते हैं अभी फिलहाल, न्यूक्लियस वगैरह हम बाद में दिखाएंगे। तो अब सोचिए, हमने कहा भाई इसके अंदर भी तो क्या हो रहा है? एग्जोस्मोसिस हो रहा है। यहाँ पे एग्जोस्मोसिस होगा। एग्जोस्मोसिस में क्या होता है? द वाटर कंटेंट मूव्स इन। तो भाई ये भी तो स्वेल करनी चाहिए। बट हमें पता है कि जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है। अब देखिए क्या होगा, रिजिड होने की वजह से देखो यहाँ पे पानी अब अंदर एंटर कर रहा है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है इट विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग। ये जो ब्राउन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या एरो शो कर रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बाहर की साइड एक्सपैंड होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है। इतनी बात बिल्कुल समझ में आई। बट हमें पता है सेल वॉल, जो बाहर की साइड जो सेल वॉल है वो तो एक्सपैंड कर ही नहीं सकती क्योंकि वो तो रिजिड नेचर की है। तो बच्चों क्या होगा कि जो सेल वॉल है ये वापस से जितना ये प्रेशर इसने लगाया था इस साइड, उतना ही प्रेशर ये वापस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगाना शुरू करता है। तो ध्यान दीजिए, दो एरोस के ऊपर मैंने कहा पहले तो ये इसके ऊपर लगा रहा था, अब जो सेल वॉल है वो इसके ऊपर लगाना शुरू करेगी और दोनों के दोनों प्रेशर क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो दोनों इक्वल प्रेशर होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसीलिए देयर इज नो बिग चेंज इन द शेप ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट when it is placed inside the hypotonic solution। ठीक है, एंडोस्मोसिस होने के बावजूद भी जो प्लांट सेल है उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म नहीं होती है, बिकॉज द सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल इज वेरी रिजिड इन नेचर एंड इट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग equal and opposite pressure over the cell membrane. So the pressure exerted by cell membrane gets cancelled because of the pressure exerted by the cell wall in the opposite direction। Is it clear? तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं आया और कोई चेंज ना आने की वजह से कोई सेल की जो शेप है चेंज नहीं हुई। तो प्लांट के केस में क्या हुआ, नो शेप चेंज, कोई शेप चेंज नहीं हुआ, बट यहाँ पे एंडोस्मोसिस तो हुआ है। ठीक है, तो सेल कंटेंट, जो सेल का जो वाटर कंटेंट है वो तो बढ़ेगा, और लेकिन एनिमल के केस में क्या होगा, वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए सेल बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये तो था हाइपोटोनिक का केस, जब आपने सेल को कहाँ रखा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा था। आई होप इट इज क्लियर, देयर इज नो डाउट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों दूसरा केस कैसा था, दूसरे केस में हमने क्या लिया था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल बिहेवियर इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जरा इस पे ध्यान दीजिए बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वर्ड तो अब तो क्लियर हो गया, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। हाइपर मीन्स मोर एंड टॉनिक मीन्स सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका मतलब ये किस तरह का सॉल्यूशन है, यहाँ पे सोल्यूट इज मोर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल टर्म्स में मैं समझाना चाहूँ, तो अगर हमारे पास शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन था तो सॉल्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, कि वाटर आपने थोड़ा सा लिया लेकिन जो सॉल्ट उसके अंदर आप डिजोल्व कर रहे हो दैट इज मोर इन क्वांटिटी। ठीक है, तो चलिए फिर से वही काम करते हैं। अब फिर हमने दो कंटेनर ले लिए इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कंटेनर ए, कंटेनर बी, और इन दोनों में हमने अब की बार कौन सा सॉल्यूशन लिया बच्चों, इन दोनों में हमने ले लिया अब की बार हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन, हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर भी वही है और इसके अंदर भी वही है। अब फिर से हम लोग वही प्लांट सेल और एनिमल सेल को रखते हैं। तो लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से क्या रख दी, आरबीसी रख दी, और यहाँ पर इस केस में हमने क्या रख दिया, इस केस में हमने फिर से एक प्लांट सेल रख दी। प्लांट सेल रखी है तो ये क्या हो गया, ये इसकी सेल वॉल हो गई, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, इसके अंदर प्रेजेंट होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, कंफ्यूज मत होना कि कौन से कंटेनर में क्या रखा था। मैंने यहाँ पे रखी है प्लांट सेल, और यहाँ कौन सी रखी है, एनिमल सेल, एनिमल सेल। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन लेकिन कैसा है, हाइपरटोनिक। इट मींस यहाँ पे जो सोल्यूट है, सोल्यूट इज मोर देन सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि वाटर कंटेंट बाहर क्या है, कम है। अब क्या होगा बच्चों, इस केस में जो सेल का जो वाटर कंटेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटसाइड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अब हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है वाटर की, सेल के अंदर है। ठीक है, हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब क्या होगा, अब वाटर सेल से बाहर निकलना शुरू करेगा। समझ में आया बच्चों? तो अब वाटर कैसा होगा, बाहर निकलना शुरू करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल का जो वाटर है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए फिर हम आते हैं अपनी दूसरी टर्म पे, जो मैंने आपको ऑस्मोसिस बताया था। कौन सा, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस में क्या था, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। तो मतलब इस केस में कौन सा ऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। इतना समझ में आया बच्चों, कि हमने जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक केस में रखा तो क्या होगा, हाइपरटोनिक केस में उसका पानी, जो सेल का वाटर कंटेंट है दैट विल मूव
out of the cell, and this type of osmosis is called exosmosis. समझ में आया? तो अगर मैं आपको सिंपल एक लाइन में बोलूं कि whenever the cell is placed inside the hypertonic solution, then exosmosis will be observed. Is it clear? ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा भाई, जब अगर ये हम बोलते हैं कि नॉर्मल आरबीसी इतने साइज की थी, लेकिन जब इसका वाटर बाहर मूव कर गया, एक्सोस्मोसिस हो गया इसके अंदर, तो क्या होगा कि सेल क्या करेगी, श्रिंक हो जाएगी बच्चों। तो ये इस तरह से छोटी सी श्रिंक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, श्रिंकिंग ऑफ सेल। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला, इसको बोला हमने श्रिंकिंग ऑफ सेल। इसी तरह से अब देखिए प्लांट के केस में क्या होगा। अब हमें पता है प्लांट के पास तो क्या है, सेल वॉल है, और उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, उसका सारा साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस वगैरह होता है। ठीक है, उसके बाद हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो अब क्या होगा बच्चों, अब इसके अंदर भी एक्सोस्मोसिस होगा, दोनों ही केस में एक्सोस्मोसिस होगा। तो देखिए जो श्रिंकिंग ऑफ सेल हुई है, एक्सोस्मोसिस हो रहा है दोनों ही केस में। इस एक्सोस्मोसिस की वजह से क्या हुआ, श्रिंकेज ऑफ सेल, श्रिंकेज ऑफ सेल। अब देखिए ये जो श्रिंकेज ऑफ सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, नई टर्म बता रहा हूं आपको फिर, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस। अब जरा ध्यान दीजिए, जो प्लाज्मोलिसिस है ये क्या हो गया, देखिए तो हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो बेटा देखो यहाँ पे हमने बोला कि श्रिंकेज ऑफ सेल। अब जो वर्ड प्लाज्मोलिसिस है दैट इज यूज्ड इन केस ऑफ प्लांट सेल। अभी क्या होता है मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन व्हेन जब आपकी आरबीसी श्रिंक हुई, दोनों के अंदर ही श्रिंकेज हो रही है। अब आरबीसी की श्रिंकेज को हम बोलते हैं बेटा, अगर आरबीसी को जब हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो जब वो श्रिंक होगी तो हम उसको बोलेंगे क्रीनेटेड आरबीसी। समझ में आया, क्या बोलेंगे, क्रीनेटेड आरबीसी। बट इन केस ऑफ प्लांट सेल वी विल यूज द टर्म प्लाज्मोलिसिस। अब देखिए एक बार प्लाज्मोलिसिस को हम थोड़ा सा एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस हमने क्या बोला, श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म of the plant cell when kept in hypertonic solution। ठीक है, अब जरा यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, जिसको मैंने बोला है प्रोटोप्लाज्म। अब बेटा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। अब इस लिविंग कंटेंट से क्या मतलब है, देखो बच्चों हमने बोला कि जो प्लांट सेल होती है उसके पास दो लेयर्स हैं, रिजिड वाली जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, और वही क्या है, सेल का लिविंग कंटेंट है। तो बच क्या गया, सेल वॉल। यानी कि अगर हम सेल वॉल को निकालते हैं प्लांट में से, तो अब उस अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी कंटेंट्स है उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए हमने बोला श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्लांट की सेल वॉल, ठीक है। अब होगा क्या, ये है प्लांट का सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जैसे जैसे श्रिंकिंग ऑफ सेल होगी, श्रिंकिंग ऑफ सेल क्यों हो रही है, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो वाटर कंटेंट है वो बाहर की साइड निकल चुका है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सोस्मोसिस हो चुका है, हो रहा है, या फिर ये मान लो। तो अब क्या होगा बच्चों कि जो ये सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन है, ये एक दूसरे से डिटैच होना शुरू हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन और जो ये आपकी सेल वॉल है, ये एक दूसरे से क्या होंगी, अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। डिटैचमेंट ऑफ डिटैचमेंट ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन occurs due to
एक्सोस्मोसिस। ठीक है, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे ये डिटैचमेंट बढ़ती जाएगी तो सेल वॉल तो रिजिड है, वो तो अपनी जगह पे ही रह जाएगी, लेकिन जो बाकी सेल मेम्ब्रेन का जो कंटेंट है बच्चों, वो सारा एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप बोलो कि सारा का सारा कंटेंट एक साइड पे आ गया। ये देखो, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। श्रिंक हो गया सारा, पहले वो ऐसा दिखाई दे रहा था, दूसरी फिगर को देखिए, ऐसा था वो शेप में, अब वो कैसा हो गया बेटा, श्रिंक होके एक साइड पे आ गया। तो इस तरह की सेल अगर हो जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। समझ में आ गया। तो ये चीज ध्यान रखना कि प्लाज्मोलिसिस इज द रिजल्ट ऑफ एक्सोस्मोसिस। और जो हमने बोला स्वेलिंग ऑफ सेल, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताई थी पीछे वाले में जब हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात की थी, कि यहाँ पे क्या होता है, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है, स्वेलिंग, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू बर्स्टिंग ऑफ सेल। इस अगर आरबीसी फट जाती है यानी कि रप्चर हो जाती है, तो हम या तो या इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हीमोलिसिस। ठीक है, तो बर्स्टिंग ऑफ सेल मीन्स रप्चरिंग। रप्चर का मतलब क्या होता है, फटना, रप्चरिंग ऑफ आरबीसी। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, हेमोलिसिस। हेमोलिसिस, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो हीमोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, क्रीनेशन क्या होता है, ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे, ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। तो क्रीनेटेड आरबीसी किसको बोलते हैं, श्रिंक्ड आरबीसी को। अगर श्रिंक हो गई तो हम उसको क्रीनेटेड बोलेंगे, अगर वो मान लो फूल के, स्वेल होके फट जाए, रप्चर हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे हीमोलिसिस। ठीक है, और अगर मान लो प्लांट सेल के केस में श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। प्लांट सेल का हमें ये पता है कि जब उसके अंदर वाटर मूव करता है यानी कि एंडोस्मोसिस होगा, तो वहां पे कोई उसकी शेप चेंज नहीं होती है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब बात करते हैं बेटा तीसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, जिसका क्या नाम है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेल बिहेवियर इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, पहली बात तो दोबारा बताना पड़ेगा, आइसो मतलब, सॉरी, हाँ जी, आइसो मीन्स सेम, टोनिसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, सोल्यूट। तो यहाँ पे क्या है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सेम किसके, सॉल्वेंट के, यानी कि सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर है, सॉल्वेंट के। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है। तो फिर वही काम करते हैं, चलो दो कंटेनर ले लिए, इन दोनों कंटेनर में अलग अलग सेल रख दो, ए के अंदर और बी के अंदर। ए के अंदर हमने एनिमल सेल रखी, एनिमल सेल में हम मेनली कौन सी रख रहे हैं, आरबीसी एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल। ठीक है, और बी कंटेनर के अंदर हमने प्लांट सेल रखी हुई है। ठीक है बच्चों, लेकिन इस बार हमने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, हमने सॉल्यूशन लिया है बच्चों आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन दोनों ही कंटेनर्स में। ठीक है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। आइसोटोनिक मतलब सोल्यूट इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट। अब ध्यान दीजिए, हमने फिर से क्या किया, हमने फिर से इसके अंदर क्या रख दी, आरबीसी रख दी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रख दी बच्चों, प्लांट सेल रख रखी है। ठीक है, प्लांट सेल है तो सेल वॉल भी होगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। चलिए, अब देखियो, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बच्चों क्या होता है, आइसोटोनिक के अंदर हमें पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट बराबर है, तो क्या होगा, जितना वाटर अंदर की साइड मूव करेगा उतना ही सेल से बाहर निकल जाएगा। ध्यान दो, जितना वाटर कंटेंट सेल के अंदर आया उतना ही वाटर कंटेंट बाहर निकल गया। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी फ्लो नहीं हुआ। हम ये तो बोल ही नहीं सकते कि सेल ने वाटर लूज किया या सेल ने वाटर गेन किया, क्योंकि जितना पानी अंदर गया उतना ही बाहर चला गया। सो देयर इज नो नेट फ्लो, कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। समझ में आ गई। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी फ्लो नहीं होता, ना ही प्लांट सेल के अंदर, ना ही आप एनिमल सेल में किसी तरह का कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं करते हो। सो देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज।
समझ में आया? ना ही तो प्लांट सेल में और ना ही एनिमल सेल में। तो बच्चों ये टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा एक मेरी बात सुनिए, दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि सेल का बिहेवियर इन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस, ठीक है? तो जिन बच्चों ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी थी, हो सकता है उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए कि सॉल्यूशन कितनी तरह के हमने कैसे डिवाइड किए थे। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक दे दिया है इंट्रोडक्शन, छोटा सा क्विक रिवीजन पिछली स्लाइड का। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों वो क्या है? इसके बाद अ, एक नई चीज सुनिए कि हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स की। अब आने वाले चैप्टर में हम लोग अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और आपका प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, इन सब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान रखना, आने वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आगे वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन मिलता है। मान लीजिए वो बोलता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो कि आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस में बिल्कुल मिलने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछ सकता है, गोल्गी apparatus के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स आपने ध्यान रखने हैं, आने वाले जो क्लास होंगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, अब एक बार आज की क्लास का थोड़ा सा सम अप करते हैं कि हमने आज अब तक क्या सीखा। अगर मैं बोलूं कि आपने क्रीनेशन और वर्सेस हिमोलिसिस बताइए, तो आप बता सकते हैं? ठीक है, बताइए। देखिए मैंने बोला, आप अपने जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहा करो कि सर क्रीनेशन ये होता है, हेमोलिसिस होता है। तो क्रीनेशन में हमने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या होती है बच्चों, श्रिंक, हम बोलते हैं श्रिंकेज ऑफ आरबीसी। और ये क्या होता है, रप्चर्ड आरबीसी, रप्चरिंग ऑफ आरबीसी, ठीक है? श्रिंकेज ऑफ आरबीसी कब होगी, कब होती है श्रिंक? व्हेन इट इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये कब देखने को मिलेगा रप्चरिंग? जब वो स्वेल हो रही होगी, स्वेलिंग होगी। और स्वेलिंग कब होती है? जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। तो इस तरह से अपनी क्लास होने के बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया करो। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक और रहता है अभी इसके अंदर, हमने अभी पढ़ा प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलाइज सेल कौन सी थी? जिस टाइम पे जो प्लांट सेल थी उसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया था। और जब कब हुआ था श्रिंक? जब हमने कौन से सॉल्यूशन में रखा था उसको? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है? तो मैं यहां लिख देता हूं, हाँ जी, श्रिंक्ड प्लांट सेल ड्यू टू एक्सॉस्मोसिस। कब? व्हेन kept in हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? तो अगर आपकी कोई प्लांट सेल श्रिंक हो चुकी है, अगर देखिए उसी प्लांट श्रिंक प्लांट सेल को आप वापस से एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो। देखिए अब मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों? इसके अंदर है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर आप इसके अंदर प्लाज्मोलाइज सेल को रख लाके रख दोगे, प्लाज्मोलाइज मतलब जो श्रिंक हो चुकी है, प्लाज्मोलाइज प्लांट सेल, तो ये वापस से अपनी सेल को रीगेन कर लेते हैं। मतलब ये वापस से वैसी हो जाएगी जैसे वो थी। क्योंकि देखो प्लांट सेल, प्लाज्मोलाइज सेल कौन सी थी? मैंने बताया था जो एक साइड इकट्ठा हो चुका है जिसका सारा कंटेंट, ठीक है, श्रिंक हो चुकी है। भाई सेल वॉल तो वहीं अपनी जगह पे ही है क्योंकि ये तो रिजिड होती है, ठीक है? तो इस तरह की सेल को अगर वापस आप कहां ले जाके रख दो, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दोगे, तो ये वापस से क्या करेगी? ये वापस से अपनी शेप को रीगेन कर लेगी, रीगेन इट्स शेप, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब हमने प्लाज्मोलिसिस को वापस कर दिया, उल्टा रिवर्स कर दिया, तो उसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है? तो प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस को हम वापस से कर दें किसके अंदर? डीप्लाज्मोलिसिस। लेकिन कब होगा ये? व्हेन यू आर यूजिंग अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि बच्चों हमें पता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो नाउ द वाटर विल मूव इनसाइड।
और अगर पानी अंदर मूव करेगा तो वापस धीरे धीरे स्वेल होना शुरू हो जाएगी और ये अपनी सेल शेप वापस से वही वाली रिगेन कर लेगी। ठीक है, तो अगर एक प्लाज्मोलाइज सेल को वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप डाल दोगे तो वो क्या करेगी, वो अपनी सेल साइज को रिगेन कर लेगी और क्या हो जाएगा, वापस से अपनी शेप में आ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलिसिस। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर सेल लिविंग है, अगर सेल लिविंग है तभी वो डीप्लाज्मोलिसिस जैसा प्रोसेस शो करेगी। लेकिन अगर सेल बिकॉज ऑफ प्लाज्मोलिसिस डाई हो चुकी है, मर चुकी है, तो वो डीप्लाज्मोलिसिस शो नहीं करेगी। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर प्लांट सेल लिविंग है, प्लाज्मोलिसिस के बाद भी लिविंग है, तभी वो डीप्लाज्मोलिसिस शो करती है, अदरवाइज वो नहीं करेगी। इसलिए प्लाज्मोलिसिस को हम एज एन इंडिकेशन भी यूज कर सकते हैं। प्लाज्मोलिसिस जो प्रोसेस है, इसको एज एन इंडिकेशन भी हम यूज कर सकते हैं। क्या इंडिकेट करने के लिए, वेदर वेदर द सेल इज डेड और अलाइव। क्योंकि अगर वो डेड होगी तो नो डीप्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस होगा ही नहीं। अगर लेकिन वो अलाइव है तो प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस होगा। ठीक है, अकर्स, डीप्लाज्मोलिसिस अकर्स। तो ये एक तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि अगर मान लो आपको दो सेल दे दें और बोले कि बताओ ये दोनों की दोनों डीप्लाज्मोलाइज सेल्स हैं, तो ये लिविंग है कि नॉन लिविंग, अब डेड हो चुकी है, तो आपने कुछ नहीं करना, उनको उठा के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दो। अगर वो वापस से साइज रिगेन कर लेती है तो मतलब वो लिविंग सेल है, अलाइव है अभी, और अगर नहीं कर पाती तो मीन्स इट्स ऑलरेडी डेड। ठीक है, अच्छा, अब बेटा एनसीईआरटी में आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वो बोलता है कि आपके पास डी शेल्ड, एक वर्ड यूज किया गया है, डी शेल्ड एग। ठीक है, डी शेल्ड एग। डी शेल्ड एग का मतलब है, आप सबने देखा है एग कैसे होते हैं, बाहर से उनके बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है, शेल व्हाइट कलर की होती है कि नहीं होती है, व्हाइट शेल। ठीक है, तो डी शेल्ड का मतलब है कि आपने वो शेल निकाल दी। अब हमें पता है कि जो एग की जो शेल होती है बच्चों, अगर मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात करूं तो वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट की। ठीक है, तो अगर आपको एक एग को डीशेल्ड करना है तो आप क्या करोगे, उसको उठा के कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर डाल दो। कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको एसिड के अंदर डाल दो तो वो शेल उसकी सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप सबको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो जैसे ही आप CaCO3 की शेल को किसमें डालते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डालोगे, तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा, H2O बनेगी, और क्या हो जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, 2HCl ले लो इसको, तो ये रिएक्शन होगी। तो आप क्या करते हो, आप सबने देखा होगा, अगर आप घर के अंदर एग बॉयल करते हो, एग बॉयल करने के बाद जब आप उसका बाहर से वो शेल हटाते हो, व्हाइट वाली शेल, तो आपको अंदर एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई देती है, दिखाई देती है। वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर है बच्चों, वही उसकी क्या है, वही उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो अगर आपको ये वाले एक्सपेरिमेंट हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक वाले करके भी देखने हैं तो आप करके देख सकते हो। अगर आप उस डी शेल्ड एग को, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट वाली स्क्रीन पे ही, अगर मैं डी शेल्ड एग को, डी शेल्ड एग, ठीक है, ये डी शेल्ड एग को अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो स्वेल करेगा। ठीक है, हाइपोटोनिक में रखा है। लेकिन अगर इसी डी शेल्ड एग को मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो ये क्या हो जाएगा, ये श्रिंक करेगा, इसकी जो अंदर का कंपोनेंट है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होना मतलब प्लाज्मोलिसिस शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो बेटा ये वापस से डीप्लाज्मोलिसिस शो नहीं करता है। क्यों, क्योंकि बॉइल्ड एग ऑलरेडी डेड हो चुका है। ठीक है, डीप्लाज्मोलिसिस शो नहीं करेगा, ध्यान रखना इस बात को। क्यों नहीं शो करेगा, इट्स ऑलरेडी डेड। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डी शेल्ड एग मतलब एक ऐसा एग जिसकी बाहर की व्हाइट वाली कवरिंग आपने आराम से हटाई है, लेकिन ध्यान रखना ये काम करने के टाइम पे यानी कि शेल निकालने के टाइम पे आपको ये पूरी प्रिकॉशन रखनी है कि अंदर की जो मेम्ब्रेन है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर वो ब्रेक हो गई तो आपका पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप एग लेके आओ, एग को किस में डाल दो, एसिड के अंदर डाल दो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाल दो। तो वो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनटों के बाद वो जो बाहर की जितनी भी लेयर थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और वो आपका एग बच जाएगा सिर्फ ट्रांसपेरेंट लेयर के साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एग की जो शेल थी वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी थी, तो उसमें ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली, ये आपको 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी मिलेगी, केमिस्ट्री के अंदर। तो मैं अभी बता दिया आपको, ठीक है, मैंने अभी बता दिया आपको, हो सके तो इसको याद रख लेना, 10th में काम आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप डी शेल्ड एग को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो वो स्वेल करेगा। अगर आप डी शेल एग को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो वो श्रिंक करेगा। श्रिंक करने का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं कि उसकी श्रिंकिंग को वापस से रिवर्ट बैक करके उसको नॉर्मल बना दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डी शेल्ड एग है या बॉइल्ड एग है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मर चुका है, तो वो डी प्लाज्मोलिसिस शो नहीं करता है। समझ में आ गया? तीसरा जो केस था वो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का था। आइसोटोनिक मतलब नो चेंज। तो कर लोगे बच्चों ये? तो ये वाली एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। प्लीज इस वीडियो को देखो। अगर नहीं समझ में आई, कोई डाउट रह गया, तो प्लीज पॉज करो, वापस से उसको रिवाइंड करके दोबारा देख लो। ठीक है, तीसरी बार देखो, फिर भी नहीं आता, फिर यार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको वहां पे। ठीक है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स को, फंडामेंटल्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलो। बायो बहुत ईजी है। ठीक है, जिन बच्चों को बायो पसंद नहीं है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप भी बायो को पसंद करने लग जाओगे, अगर आप उसको समझोगे तो। हाँ, लेकिन अगर आप उसको सिंपल रट्टा मारोगे तो भैया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।